नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम लोग इस पर वो चर्चा कर लेते हैं कि ये टूल किट पर काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या क्या हुआ, जो भी हुआ। और बीजेपी के कुछ लोग कहें कि भाई ये देश विरोधी काम है इनका। अब यही तो बीजेपी की हमारे देश के खिलाफ ये जरा मंशा जरा देखिए, वो अधिक से अधिक वैसे भी छिटपुट रूप में अधिक से अधिक राहुल गांधी के देश विरोधी बात की बात कहता है, लेकिन ये नहीं बीजेपी कहती है कि ये देश विरोधी खुद ही है। यही देश के साथ मक्कारी और गद्दारी है बीजेपी की कि राहुल गांधी को इस देश का गद्दार नहीं मानता है। यदि देश यदि ये मानना शुरू कर दे कि वाकई में ये देश के लिए खतरनाक है, पूरी जीएनपीसी वो खतरनाक है, यदि देश में ये प्रचार हो जाए तो शायद ही कोई ऐसा होगा कि इस कलंक को जो कोई वोट करेगा। लेकिन इस देश के अभिशाप को बीजेपी की जो साजिश है, जो उसका षड्यंत्र है कि इसको देश का माने गद्दार या देश विरोधी या देश का अभिशाप के रूप में माने लोग न समझें, इसकी बहुत बड़ी साजिश ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये देश के लिए हम और भारतीय ताकत दल तो खैर बता ही रहा है, यह हमारे देशवासियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और इतना ही नहीं, यानी उसके बचाने के चक्कर में हमारे भारतीय भाई बहनों को नारकी जीवन देने में भी ये बीजेपी संकोच नहीं करती है। ये इसकी मंशा और फितरत जरा देखिए। सीए पर जब हिंसा हुई, जरा भी इसको नहीं हुआ कि भाई इसके इतने 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं और जब वो झूठ और अफवाह फैला रहे तो पूरे देश में सीए के नाम पर, खास करके उस झूठ अफवाह का शिकार बना रहे थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को,
तो इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? क्यों नहीं समझाने गए थे? और उसका नमूना भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि शाहीन बाग में दूर से ही उन माताओं और बहनों को, जो कि भ्रम और अफवाह की बहुत बड़ी शिकार हो गई थी और बहुत बड़ा जहर उनके दिमाग में भरा गया था, उन्हीं के आसपास जो है, अच्छा और कौन कौन उसमें नहीं आया? उसमें जो है वो शशि तरूर भी आया था, दिग्विजय भी आया था, मणिशंकर भी आया था। ये सब बड़े खतरनाक है सब। और वैसे भी इस जेएनपीसी के जो एजेंट हैं, जो कि खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व ही होते हैं, तो उनके जरिए भी इन सबों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की जो माताएं और बहनें हैं, उनको हथियार बनाया, अंतिम हथियार के रूप में, और वहाँ बैठा दिया। और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता वहाँ नहीं गया उन माताओं और बहनों से निवेदन करने के लिए, समझाने के लिए। और ये भाव नहीं कि भाई वो हमारे देश की सम्माननीय महिलाएं हैं, माताएं और बहनें हैं। दूर से ही अपमानजनक बातें कही जाने लगी। यहाँ तक कि गृह मंत्री कह रहा है कि दूर से ही वो करंट लगाओ। ये इन सबों की मंशा है। और दिल्ली वासी तो जो भुगत रहे, जो हमारे आम भारतीय भाई बहन, वो तो भुगते ही, घूम घूम को करके 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अब उनको जाना पड़ा। किसी का स्कूल छूटा, किसी का ऑफिस छूटा, परेशानी 2.5-3 महीने तक। क्यों नहीं इसे किया? तो इसी से इसकी मंशा दिखती है। भारतीय जनता दल के पास तो कोई साधन भी नहीं था, क्योंकि फिर भी गया था। मैं खुद गया था। जब मैं वहाँ गया था तो बिजली भी नहीं थी, और वहाँ भाषण करने वालों में हमारा नाम भी लिखा गया था। हमने 2-1 घंटे तक इंतजार भी किया, 11-12 बजे तक। तो उन्होंने कहा कि अंकल जी, ये बिजली नहीं आएगी। तो उसमें एक न्यूज़ 18 इंडिया का कोई एंकर जो है लाइव मैंने वो टेलीकास्ट कर रहा था। तो लोगों की बातें, लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो ले रहा था। अच्छा, इसके पहले वहाँ पर बड़े खतरनाक नारे लग रहे थे। छीन के लेंगे आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। हमने उनसे कहा कि भाई ये मुल्क आज़ाद है, आज़ादी छीनने वाली बात कहाँ से आई? ये किसने आपको सिखाया? लेकिन ऐसा, अब भारतीय जनता दल के पास तो संसाधन थे नहीं। दो कार्यकर्ता ही थे हमारे, और मैं था। तो वो लाइव टेलीकास्ट जो एंकर कर रहा था, तो हमारे वहाँ के कुछ लोगों ने भी कहा, कोई और हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने भी कहा कि सर, इसी में जो कहना है, कुछ संदेश आप जो है दे दीजिए। तो हमने ये कहा कि भाई, ये जो फ़ोटो लगी है वो राम प्रसाद बिस्मिल की फ़ोटो लगी थी, उसको मान रहे थे कि ये अशफाकुल्ला की फ़ोटो है। हमने अपने मोबाइल से दिखाया कि ये अशफाकुल्ला जी हैं और ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं। तो फ़ोटो लगाने वाले और करने वाले, उनको इतना भी ज्ञान नहीं कि उनको हमारे अमर शहीदों के का भी ज्ञान नहीं है, और फ़ोटो ये लगा लेते हैं, और उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमने उनको कहा कि हमारी जो ये माताएं बहनें बैठी हैं, हमारी भारतीय माताएं और भारतीय बहनें जो बैठी हैं, ये बहुत बड़े भ्रम का शिकार हैं, और ये देश विरोधी ताकतों के द्वारा इस्तेमाल हो रही हैं। तो वो थोड़ा सा एंकर चौंका कि वो ये सोच रहा था कि मैं इनका समर्थन करने आया हूँ। तो उसने उल्टा सवाल किया, तो क्या आप इनके समर्थन में नहीं आए हैं? तो मैंने फिर स्पष्ट किया, मैंने बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो इन माताओं और बहनों को समझाने आया हूँ
कि आप जो है देश विरोधी ताकतों के द्वारा इस्तेमाल हो रही हैं, आप ही के कंधे पर बंदूक रख करके ये अपना निस्वार्थ साध रहे हैं। तो जब ये समझा और मन इस बात का बहुत दुख है कि आपके भोलेपन का ये सब जो है मैंने समाज विरोधी, देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। ये बहुत दुख की बात है। तो तब वो एंकर बोला और उसके शब्द, हालांकि अब वो उसका लाइव टेलीकास्ट अब नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं सत्य कह रहा हूँ। वो एंकर कह रहा है कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। देखिए ये शब्द थे उनके, बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। तो हम कह रहे नहीं भाई, जहाँ भी मुल्क की बात है, अपने भारतीय भाई बहनों की बात है, तो वहाँ पर क्या बीजेपी क्या और पार्टी, ये मेरा फर्ज बनता है कि जहाँ भी हमारे खास करके ये नाजुक तबका है हमारा भारतीय भाई बहनों का, महिलाएं और महीनों से बैठी हुई हैं, और उनके विषय में क्या क्या अफवाहें, इनको बिरयानी मिल रहा है, इनको 500 रुपये मिल रहा है, समझाने नहीं कोई जा रहा है, निवेदन करने नहीं जा रहा है। तो ये कह करके, ये समझा करके मैं आया। हालांकि उसके समझाने का तुरंत असर नहीं हुआ, हम मानते हैं। तब तक ये कोरोना आ गया था। तो हमने कम से कम 3-4 वीडियो इसी में डाले कि भाई हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, कोरोना है, कोरोना यदि वहाँ संक्रमित हो गया, फिर उसी संक्रमण के साथ यदि आप घर पहुँचेंगी तो परिवार में भी खतरा बढ़ जाएगा, तो आप वो स्थान छोड़ दीजिए। और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा, उसका असर भी हुआ, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब वो महिलाएं, मैंने जो हमारी वो माताएं बहनें जो शाहीन बाग में बैठी थी, जब वहाँ से हटी, तो फिर ये चूँकि चैनल वाले इस देश के शत्रु हैं और निस्वार्थ वालों के ही वो एजेंट हैं, तो जब उठ गई तो सब मैंने इस तरह से पेश कर रहे थे चैनल वाले कि वहाँ धारा 144 लग गई, इसलिए हट गई। 2 महीने तक, यानी 2 महीने तक इनकी धारा 144 कहाँ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरा दम लगा लिया, वो भी फेल हो गया। कोई पार्टी गई नहीं वहाँ पर, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहाँ गया नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता गया नहीं। यही जो है जीएनपीसी वाले, कुछ वाम दल वाले, कुछ और भी माने समाज विरोधी वाले जाकर के वहाँ जहर भर रहे थे। तमाशा तो यही था ना। तो उसको ये झूठ बोल रहे थे ये चैनल वाले कि चूंकि वहाँ धारा 144 लगे इसलिए वो महिलाएं डर गई। ये झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में, और कहते हैं कि हम तो समाचार के अलावा कुछ नहीं, ये बिल्कुल इस देश के शत्रु हैं। और इनके झूठ बोलने का उसी वक्त ही जो है भंडाफोड़ हो गया कि वो माताओं और बहनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कुछ बात होगी, उनको छुड़ाने के लिए हजारों की भीड़ लगी हुई थी। तो जिस धारा 144 का बहाना बना रहे थे, बहाना बना करके ये चैनल वाले दिखा रहे थे, उसके धज्जियां उड़ गई थी वहाँ पर। तो झूठ बोलने वाले में, अफवाह फैलाने में ये चैनल वाले भी बहुत बड़े शत्रु हैं इस देश के। तो खैर, भारतीय जनता दल कभी भी श्रेय या क्रेडिट में विश्वास रखता ही नहीं है। उसको तो इसी बात से राहत हो गई कि भारतीय जनता दल की अपील, उसकी गुजारिश, उसका निवेदन मैंने उन माताओं बहनों ने या उनके परिवारों ने समझा और वहाँ से उठ करके वो अपने परिवार में पहुँच गए। और कम से कम कोरोना के संक्रमण से वो भी और उनका परिवार भी बच गया। हमारे वो भारतीय भाई बहन की रक्षा हो गई। ये सुकून की बात रही हमको और हमारे भारतीय जनता दल को। सवाल यह है कि क्या ये भावना बीजेपी में है? क्या ये जीएनपीसी वालों में है? क्या आम आदमी पार्टी में है? एक नमूना है।
तो ये अवाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं। कोई आनंद विहार में जो रेलवे स्टेशन में कोई गया था, तो जो बिहार जाने वाली ट्रेनें हैं, तो उसके विषय में पूछा कि भाई कि ये ट्रेनें जो जा रही हैं इसमें ये खाली जा रही हैं कि? कहना यार साहब बिल्कुल भर के जा रही हैं, और इसमें बिहार के और उत्तर प्रदेश के मजदूर भारतीय भाई बहन ही उसमें जा रहे हैं। और फिर इस बार वो षड्यंत्र किया है इस गद्दार और आवाम विरोधी ये केजरीवाल उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को भगाने के लिए, वैसा ही जो पिछले साल किया था। तो इतना आवाम विरोधी और भारत विरोधी गद्दार केजरीवाल किसकी छत्र छाया में पाला जा रहा है? निश्चित है कि हमारे ये मोदी महोदय के। और जाहिर सी बात है कि जो केजरीवाल एक सेकंड के लिए भी जो है इसका रहना खतरा है, इस दिल्ली वासियों के लिए भी, इस देश के लिए। धारा 356 इसी के लिए बनी हुई है। तो ये कायरता नहीं बल्कि देश के साथ गद्दारी है ऐसे प्रधानमंत्री की, जो कि इतने खतरनाक केजरीवाल को वो पाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बीजेपी वाले अब मोदी महोदय एक झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरेंगे, भावनाओं का शोषण करेंगे और सत्ता हथियाएंगे, सत्ता का भोग करेंगे, लेकिन आवाम के लिए नहीं। इनके नितिन गडकरी वो हाईवे, एक्सप्रेसवे, भारतमाला, और पीयूष गोयल जी जो है वो रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गडकरी जी का जो है वो जितने हमारे बंदरगाहों का विकास और बंदरगाहों से उनकी कनेक्टिविटी हाईवे से और एक्सप्रेसवे से, ये सब इस वक्त सब काम हो रहा है। लेकिन उसको दिखा करके जो ये मुल्क के साथ और आवाम के साथ इतनी बड़ी साजिश और गद्दारी हो रही है बीजेपी की, तो वो उससे ये ढकने का प्रयास करते हैं। और इनकी साजिशों का नमूना तो देखिए, ये जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, इनको ये क्या संबोधित करते हैं? ये मोदी विरोधी हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि इन भारत विरोधी ताकतों को चाहे वो जीएनपीसी हो, चाहे वामदल हो, चाहे पत्रकारों का समूह हो, मीडिया समूह हो, ये जो गैंग है ये भारत विरोधी हैं। और आपने देखा कि ये भारत को बदनाम करने के लिए जब भी मौका मिलता है, अब कोरोना के पीरियड में तमाम लाशों को दिखाना और ये देश समाप्त हो रहा है, इसकी व्यवस्थाएं, संस्थाएं कोलैप्स हो रही हैं, सब यही सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक वाले और एबीपी न्यूज़, ये 3-4 जो है बहुत खतरनाक किस्म के हैं। इस देश को बदनाम करने के लिए वो भी जीएनपीसी के इशारे पर, भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर हमेशा भारत के खिलाफ जो है ये हमेशा ये इनकी साजिश चलती रहती है, ये इन देश विरोधी ताकतों की। और इन रूपों में चाहे मीडिया हो, चाहे ये राजनीतिक पार्टियां हो, या राजनीतिक पार्टियों के छोटे भैया जो उनके फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो छोटे भैया हैं, डेरिवेटिव्स हैं, तो इनको ये कहते हैं ये भारत विरोधी नहीं है। ये भारत विरोधी नहीं, ये यानी बीजेपी के द्वारा ये पेश किए जाते हैं कि ये मोदी विरोधी हैं। ये अपने आप में इस तरह से करना बहुत बड़ी साजिश है इन देश विरोधियों को, कि उनके देश विरोधी हरकतों या पापों से उनको बचाने का।
कि पूरा देश उनको देश विरोधी न समझे, उनको गद्दार न समझे, वो मोदी विरोधी समझते ही सारा पाप उनका यानी देश विरोध का, देश के साथ गद्दारी करने का धुल जाता है। क्योंकि राजनीतिक विरोध जो है वो स्वाभाविक होता है, किसी से राजनीतिक विरोध तो हो सकता ही है ना, और वह कोई अपराध तो नहीं है। लेकिन देश विरोध ये बहुत बड़ा पाप है। तो देश विरोधी के पाप से धुलने वाली ये बीजेपी है, इन देश विरोधी ताकतों की ये साजिश कर रही है बीजेपी। और एक और खतरनाक खेल खेल रही है कि बार बार इन देश विरोधी ताकतों को करे कि मोदी विरोधी। तो क्या ये संदेश दे रहे कि ये मोदी महोदय देश से ऊपर हैं? क्या करना चाहती है ये? क्या उसी नक्शे कदम पर चल रही है कि किसी जमाने में ये जेएनपीसी अपने अध्यक्ष से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कलवा रही थी कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। क्या उसी मानसिकता से ग्रसित हो गए हैं कि देश विरोधी ताकतों को मोदी विरोधी बोल करके जो है ये दिखाना कि मोदी महोदय देश से ऊपर हैं? ये भी एक खतरनाक खेल बीजेपी इस मुल्क के खिलाफ खेल रही है, वो भी जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुई है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें कि ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत ये है। तो और जेएनपीसी के बराबर पूरे भारतीय इतिहास में कोई इतना खतरनाक तंजीम आपको मिलेगा नहीं। वर्णन करना हो तो एक सज्जन बल्कि कोई भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कहते कि अरे इनकी करतूतों को लिखा जाए तो कई पुस्तकें यहाँ से लेकर चेन्नई तक पुस्तकें सब भर जाएंगी वाकई में। लेकिन ये तो थोड़े थोड़े नमूने और इनके मंशा को दिखाने के लिए, मंशा को पहचाने हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, इसलिए कहा जा रहा है। तो जरा देखिए, हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन जब एक साथ रहेंगे तभी तो एकता आएगी। देहातों में ये ब्राह्मणों का गांव है तो ये यादवों का गांव है, ये मुसलमानों का गांव है तो ये शेड्यूल कास्टों का गांव है। ऐसे तो नहीं एकता आएगी। और उसके अलावा जो कॉलोनियाँ बसती हैं तो उसी आधार पर, और ख़ास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तो अलग ही जो है वो जत्था रहता है। ये अलग अलग जत्थों में बसाना यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। और ख़ास करके जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बस्तियां जो होती हैं, गंदगी एक परमानेंट फीचर होती है। सामने मकान होगा और गंदा नाली जिसमें मक्खी और तमाम यानी रोग बढ़ाने वाले तमाम कीड़े मकोड़े उसमें पलते हैं। जो मियाँ जी हैं वो तो बाहर निकल भी जाते हैं, बच्चे और हमारी माताएं बहनें बराबर उसको झेलती हैं। अब ये सवाल है कि ये एस्पेक्ट जो है, ये पहलू जो है, इन राजनीतिक दलों को कि राजनीतिक दल कभी इसकी बात करते हैं, कभी या इसकी संवेदनशीलता कभी देखने को मिलती है इनमें। और मैं तो जब लखनऊ में पोस्टेड था तो हमारा ड्राइवर एक नासिर करके था, तो हमने मजाक में मैंने कहा भाई तुम अपने कभी घर पर नहीं ले चलते हो, सिर्फ इसी लिहाज से कि जरा मैं इनकी बस्ती देखो, यहाँ ये लोग रहते हैं।
तो क्या कह रहे नहीं सब मैंने कहा अरे ईद तो पड़ती होगी, हाँ नहीं सब आपको ईद वगैरह पर ले चलेंगे। तो फिर वही गंदगी, और ये देखने से लगता है कि बिल्कुल आर्फन, अनाथ, जिसे यतीम वाली बात है कि कोई इसका माई बाप नहीं है। तो हमने पूछा कि भाई वो वार्ड मेंबर कौन है इधर का, साहब फला आदमी है। एमएलए कौन है, फला आदमी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, ये है। तो ये तीनों जो है इससे क्या बेखबर हैं, और इसके लिए क्या करते हैं। अरे क्या साहब ऐसे ही है साहब, वो तो मैंने कहा कि तो इनको वोट कौन करता है और क्यों आप करते हैं। मैं उसी ड्राइवर से पूछा, अरे साहब वोट तो ऐसे ही है, ले जाते हैं। अब देखिए जो गंदगी है, जो एक समस्या है, वो तो अपने स्थान पे है। ऐसे लोगों के प्रति कहना है कि वोट तो ले ही जाते हैं, ये उससे भी अधिक विकराल समस्या। तो हमने कहा कि यदि ऐसे ही आप करेंगे तो क्या तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की समस्याओं से वो निजात मिलेगी आपको। बिल्कुल उसको जो वार्ड मेंबर है उसको पकड़िए, कहाँ वो कहाँ रहता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि म्यूनिसिपैलिटी से जितने साधन है उनका उपयोग करके वो सफाई करवाए, अच्छी नालियाँ बनवाए और गंदगी को दूर कराए। लेकिन मैं तो अधिकारी था, मैं तो इतना मेरा हम तो बता के आए थे। तो गंदगी और बीमारी ये एक परमानेंट फीचर है, और सिर्फ एमएलए एमपी नहीं, ये जो जीएनपीसी के सिखाए हुए, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज से सिखाए हुए, इस हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कुछ मूल्य कठमूल्य हैं, कभी भी इस पर बात नहीं करते हैं। सिर्फ ये जीएनपीसी वाले जो सिखाए हैं कि इनकी आबादी बढ़ाओ, जिसकी औकात वो एक बच्चे के संभालने की पालने की रहती है, तो उनकी आबादी बढ़ाओ। सभी नहीं, वो मूल्य कठमूल्य जो खास करके विशेष रूप से जीएनपीसी के एजेंट हैं, और अभिशाप वो बढ़ाओ। और कभी भी नहीं भाई ये गंदगी जानी चाहिए, इससे तमाम बीमारियां हैं, तमाम हमारे भारतीय भाई बहन इसके शिकार हो रहे हैं, इस पर कभी भी नहीं बोलते। कभी भी शिक्षा पर नहीं बोलते। उनके शिक्षा का मतलब मदरसा में जो है वो कुरान पढ़ाना। तो इस तरह से एक मानसिक दोहन, और इन बस्तियों का विषय में जो कट्टरवादी जो दूसरी ओर कहते हैं कि अरे साहब क्या बात करते हैं, वो मुस्लिम बस्तियों से यदि कोई यानी बहन बेटी गुजर तो जाए, वो चलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ मानते हैं भाई, असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, वहाँ भी होंगे, या वहाँ कुछ उनका प्रतिशत माने ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन असामाजिक तत्व जो है वो हर जगह होते हैं। लेकिन कभी इस पर नहीं बात करना कि जो जिस गंदगी का वो शिकार होते हैं, हम नहीं कहते कि वो बात करके उसको दूर कर देंगे, लेकिन ये संवेदना तो होनी चाहिए, वो भी अपसेट। और ये बात उठाई जाती, जब मैं उठाता भी था, अरे साहब वो उसी के लिए बने ही हैं, ये उनकी नियत में है, फलाने ढकाने। अब ये उस घाव को और बढ़ा देता है कि साहब ये उनकी नियत में है। और यही नहीं, फिर अब ये सोच करके कि जिस जीएनपीसी ने इनको दहशत में रख करके, इनको भ्रम में रख करके इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया 60-70 सालों तक, वो कहता है कि ये गटर में रहे तो रहे, उनको निकालने की जिम्मेदारी वो मेरी थोड़ी है, कांग्रेस की थोड़ी है। गटर में रहना तो रहे, कौन? वो जीएनपीसी का एक कद्दावर नेता बोला था। तो हम नहीं समझते कि भाई जो दुर्दशा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के इस तरह से जो घेट्टो बना है, घेट्टो माने जथेबाजी,
उसका जो अभिशाप झेल रहे हैं, उसी प्रकार हमारे ये जो पिछड़े भारतीय भाई बहन, उनकी भी बस्तियां। होता क्या है, देखिए समाज में क्या है कि ये जो सामंतशाही सोच के कट्टरवादी लोग होते हैं, ये पूरा माहौल उसी का शिकार हो रहा है। और हमारे भारतीय भाई बहन वो पहचान नहीं पा रहे हैं उसको। वो विभिन्न रूपों में, कभी वो बीजेपी के रूप में आ जाएंगे, कभी वो जेएनपीसी के रूप में आ जाएंगे, और गंदगी और नफरत के बल पर। तो इसीलिए भारतीय वाम ताकत दल कहता है कि भाई अब इन शक्तियों का नाश चाहिए, समूल नाश चाहिए, जिसको नस्ते में नबूद कहते हैं। और ये तो भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है, लेकिन हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जो कि 24 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने इस मुल्क के लिए यानी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था, उनका उनकी जो दूरदृष्टि थी, उनका जो दूरदर्शन था देखने का, और दार्शनिक जो उनकी शक्ति थी, वो यही बोले थे कि हम अपनी जान दे करके इन सफ़ेद अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन काले अंग्रेजों को भगाने की जिम्मेदारी मेरे जाने के बाद आपकी होगी। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर उन सफ़ेद अंग्रेजों से बदतर स्थिति में ये ला देंगे ये काले अंग्रेज। तो ये सब काले अंग्रेज हैं, जेएनपीसी वाले, वाम दल वाले, बीजेपी वाले, जो कि सिर्फ नफरत और भेद विभेद के आधार पर वो सत्ता और हुकूमत पर काबिज होना चाहते हैं। तो इसीलिए भारतीय वाम ताकत दल कहता है कि सर्वप्रथम तो एकता जरूरी है, भारतीयता के आधार पर एकता। कि पूरे 125 करोड़ लोग हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं, और मैं भी भारतीय हूँ। और भारतीयता का जब भी एहसास हो, आचरण हो, व्यवहार हो और बात हो, तो उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? भेदभाव। भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम भारतीयता की बात भी करें और मन में रखें कि ये तो हिंदू है, मन में रखें कि ये तो मुस्लिम है, मन में रखें कि ये इस जाति का है, मन में रखें कि ये इस भाषा का बोलने वाला है, तमिल बोलने वाला है, ये पंजाबी बोलने वाला है, बांग्ला बोलने वाला है। यदि ये भावना है, ये मन विचार है, तो पूरी जो भारतीयता का विचार है वो पूरा ढह गया। भेदभाव का जरा भी अंश न सोच में, न वाणी में, न तो आचरण व्यवहार में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो भारतीयता का माहौल और भारतीय एकता की बात, और तो इस तरह से इन सबों ने इसको यानी घेट्टोवाइजेशन जो बोलते हैं अंग्रेजी में, घेट्टो माने जत्थे, हमारे पूरे समाज को बांट के रखा था। ये घेट्टोवाइजेशन का जो अभिशाप इन सबों ने सिर्फ बसाने में ही नहीं रखा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक जो संस्थान, वो भी मूर्धन्य स्तर के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, गुरु नानक विश्वविद्यालय, इस प्रकार जो है वो क्रिश्चियन मिशनरी के तमाम विद्यालय, उसमें खास समुदाय के मान खास पांथिक समुदाय के अलावा कोई मिलता ही नहीं है। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिर्फ हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के अलावा दूसरा मिलता ही नहीं है। दूसरा होगा भी तो वो चपरासी वगैरह लेवल का हो सकता है, लेकिन जो उसकी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस है, जैसे मान लीजिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तो वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार, इस पर जो है वही हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज का ही होता है। उसके अलावा माने ये सब रखते ही नहीं है। उसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, उस पर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के अलावा दूसरा मिलता ही नहीं है। नानक यूनिवर्सिटी में
वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज के अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस है कोई मिलता ही नहीं है। यही हाल जो है वो जो ईसाई पंथ के या हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के द्वारा जो संस्थान शैक्षणिक संस्थान चलाए जाते हैं वहाँ भी यही दुर्दशा है। तो गेटवाइजेशन का शिकार जो है ये इस स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं को भी इन सबों ने बना रखा है। तो एकता आएगी कैसे? भारतीय जनता का दल जब भी इसका यानी सत्ता का उपकरण आएगा और अपने आदरणीय भारतीय आवाम के आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से ये जो गेटवाइजेशन की जत्थेबाजी का जो शिकार बसाने में भी और इन संस्थाओं में भी उसको दूर करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खास करके वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और भी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उनमें गैर इस्लाम आस्था वाले समाज का रखेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार और भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर गैर हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के अलावा भी उनको वहाँ पर रखेगा। उसी प्रकार नानक जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर गैर सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के अलावा भी उनके जो रजिस्ट्रार हैं, जो उनके वाइस चांसलर हैं, जो और भी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वो होते हैं पद हैं वहाँ पर रखेगा, ताकि लोग मिलें आपस में। ये जो जत्थेबाजी का जो जहर है वो जाए। और जब कॉलोनियां बसाने की बात आएगी आगे तो वहाँ पर सभी माने इसमें हिंदू सनातन का भी होगा, उसके बगल में इस्लाम आस्था का भी होगा, उसमें ईसाई आस्था का भी होगा बगल में, और बगल में हमारा वो सिख आस्था का भी होगा। और जाति के आधार पर भेदी नहीं होगा। अब कल्पना करिए, जरा सा कल्पना करिए कि इस तरह से यदि बसाया जाए कि वो हिंदू सनातन और उसके बगल में हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय माने हिंदू सनातन भारतीय भाई बहन है और इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन उसके बगल में है, उसके बगल में हमारा ईसाई आस्था वाला भारतीय भाई बहन है, उसके बगल में सिख आस्था वाला भारतीय भाई बहन। इस तरह से यदि बसे हुए हैं तो सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि ये आकर के जो जहर भरते हैं पांथिक वाले, जो पंथ के जो ठेकेदार हैं, उनकी नहीं चलेगी। कई कुरीतियों से इस पूरे देश को निजात और मुक्ति मिल जाएगी। उदाहरण के लिए जो बकरीद आती है, कितनी यानी पशु बलि यानी पशुओं की बलि दी जाती है, जो कि एक बहुत एक विभत्स नज़ारा होता है। उसको भी करने में ये लोग सोचेंगे, क्यों करें भाई, हम बगल में रहते हैं, ऐसा नहीं करने। हालांकि कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन सजेस्ट करते हैं कि अब हम लोगों ने केक के द्वारा ये शुरू किया है। और भी तो कई कुरीतियों से इस हमारे देश को, ये तो मैंने अभी ख्याल आया है, इस देश को निजात मिल जाएगी और आपस में भाईचारा। अब कम से कम ये तो नहीं होगा कि जो ये सुनने में आया कि गैर मैंने हाँ कि इस्लाम आस्था वाले जब कोई मकान खोजने जाते हैं तो उनको मकान ही नहीं मिलता है। एक बार सवाना आदमी पता नहीं पूना उना में खोजने गई थी, सिर्फ उसको कोई मकान ही नहीं मिला। तो वो पूरे समाज पर और ख़ास करके अब ये उसके बोलने पर तमाम जो है जो कट्टरवादी जो है वो हिंदू सनातन वाले अब शुरू कर दिए। तो दोष दोनों हैं, दोष सवाना आदमी भी है। उसने जिसके शासन के अधीन ये व्यवस्था चल रही थी, उस पार्टी पर अटैक न करके उसने जहर को जो है दूसरी ओर मोड़ दिया, इस सवाना आदमी ने।
और उस जहर को फिर उठा लिया, इस्तेमाल किया, और दूसरे जो है वो कट्टरवादियों ने। ये होता है, बुराई तो है। तो ये सब देश में सिर्फ जहर और बुराई। तो कहने का मतलब है कि हमारे भारतीय भाई बहन इस चीज़ को जरा बहुत गौर से समझें कि ये इस देश, जब तक ये रहेंगे, इस देश को हमको आपको चैन मिल नहीं सकता। तो ऐसे खतरनाक लोगों को ये पाल रहे हैं बीजेपी वाले, और उनको कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। उनको जो है गद्दार के रूप में, देश विरोधी के रूप में देश न देखे, इसलिए उनको पप्पू कहलवाते हैं। और कोई कहता है कि ये 52 वर्ष का बच्चा, ये सब बहुत बड़ी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों की प्रतिक्रिया आती है कि अरे सब एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। यहाँ उनका कहना है यहाँ तक सही है, लेकिन भारतीय जनता दल कहता है कि ये खतरा उससे भी ज्यादा है। चट्टा बट्टा होना है, ये देश के दुश्मन, मन देश के शत्रु, उनकी रक्षा की जा रही है। अब जरा सोचिए ना कि एक ओर तो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों को साजिश करके केजरीवाल भगा रहा है मोदी जी के तत्वाधान में, उनके संरक्षण में। दूसरी ओर एक वो भी जो है देश का नागरिक है, राहुल, जो कि डकैत है, राहुल सोनिया, उसके लिए तमाम सुविधाएं। सुना है कि जो अकबर रोड या 10 जनपद जो है 2-3 कोठी और भवन उसको खाली करा कर उसको दे दिया गया। देखिए ना, जब भी उसको विदेश जाना रहता है, पीएमओ के द्वारा स्पेशल फ्लाइट इसकी एयर इंडिया की व्यवस्था की जाती है। जितने व्यापारिक धंधे हैं सब चल रहे हैं। जितने एनजीओ मतलब जो बनाए गए थे, जो जिन लोगों ने बनाया है, कुछ अपवादों को छोड़ करके अपने भ्रष्टाचार, अपने लूट के पैसे को वहां पर ठिकाने लगाने के लिए, पार्किंग के लिए सब इसके चल रहे हैं जेएनपीसी। अरे इन सबों ने जो ये रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो भी अब नाम पर नहीं, प्रियंका गांधी ये मान लीजिए, राहुल ने जो किसानों की जमीन हड़पी थी, वो जमीन भी तो वापस नहीं हुई। अब उसमें व्यापार, अरे मैंने एक तो जमीन भी जो जिन किसानों की जमीन इन समूह ने हड़पा था, इस मोदी सरकार ने उसको जो है वापस नहीं किया। मान लीजिए राजस्थान में सरकार दूसरी आ गई, लेकिन केंद्र में तो आप हैं। केंद्र की सत्ता का उपयोग, केंद्र के इकबाल का उपयोग इस देश के आम भारतीय भाई बहनों के मैंने सेवा के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ इन देश विरोधी ताकतों को खुश करने के लिए। ममता बनर्जी सिर्फ सांप्रदायिक नफरत, और उस नफरत से वो ये सोचती है कि वो सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुत चहेती बन जाएगी, और ये बोलती फिरेगी कि हम सारे जो है वो हिंदी भाषियों को निकाल देंगे। अब सवाल है कि जो ये बोलता है कि हम हिंदी भाषियों को निकाल देंगे और हम उत्तर भारतीयों को निकाल देंगे, वह इस देश का शत्रु है। मोदी महोदय वह इस देश का शत्रु होता है। उसको एक भी मिनट, एक भी सेकंड, एक भी पल संवैधानिक पद पर बैठने का उसका अधिकार नहीं होता है। मोदी महोदय धारा 356 इसी के लिए बनी हुई है, इन्हीं सब समस्याओं के इलाज के लिए। लेकिन आप जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं, वह मुल्क को जो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब कभी आप सत्ता से हटेंगे तो आप भी सोच लीजिएगा। तो इसीलिए अब ये भारतीय आवाम को तय करना है, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को, कि इनके द्वारा जो जितने भी नारकीय जीवन है उसको झेलना है और इनकी सत्य कथा सुननी है, या इनसे निजात पानी है। जो दूरदृष्टि हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने दूरदृष्टि के द्वारा इन सबों को देखा था,
तो इनके विनाश की सोचिए, इनके नस्ल में नाबूद होने को सोचिए, और भी वेलवेट रेवोल्यूशन के द्वारा, यानी बिल्कुल मन में ठानिए। हालांकि जब चुनाव आता है तो और भी दिक्कतें आती हैं। वो पैसे का प्रयोग, पैसे बढ़ते हैं, तो आपको उस प्रलोभन का भी सामना करना है, मतलब उसके जाल में नहीं फंसना है। उसमें यह भी कह सकते, अच्छा उसमें कुछ असामाजिक तत्वों, गुंडों को भी झेलना है। हालांकि ये एक कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे भारतीय वामता दल के, कैसे अब देहात के लोग नहीं डरते हैं, शहर में लोग में भले जो है इन गुंडों और मवालियों से डर जाएं कि क्या हम आपका लड़का उठा लेंगे, आपकी बेटी उठा लेंगे, तो उसे भले डर जाएं, लेकिन देहात का मजदूर जो है वो तो कहता है कि हम वो डरने वाले नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर इस तरह के हथकंडे आएंगे कि साहब, जैसे मान लीजिए हमारे ठाकुर, हालांकि जातियों की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरह की बात वो डालेंगे ना कि माने बहुल क्षेत्र है, तो ये तर्क देंगे कि अरे साहब पार्टी को छोड़िए, अरे ये बहुत बढ़िया आदमी ठाकुर है, इसको देखिए। इस तरह की भी समस्याएं आएंगी। इस सारी समस्याओं का आपको मुकाबला करना है, और जरा भी नहीं डिगना है इनको नस्ल में नाबूद करने से, बिल्कुल ठानी। और कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी आशाएं हैं भारतीय वामता दल से। आशा बिल्कुल है, लेकिन इतना कर्तव्य जो है आपको निभाना है। आप पहले इनको नस्ल में नाबूद करिए, बाकी काम जो है वो मेरे जिम्मे निश्चित है। इसलिए कि हम या हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे लोग, जो संगठन के लोग, वही हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, जब इनकी बात लाती थी तो सुभाष चंद्र बोस की महिमा को छुपाने के लिए, और वो बेचारे कहाँ दर दर भटके, यहाँ तक कि इन गांधी और नेहरू उन्हें की साजिश करके, और नेहरू की साजिश से वो रूस के घने जंगलों में निर्मम यातनाओं देकर मारे गए। तो सवाल है कि इतने ये खतरनाक किस्म के हैं सब, और ये सब के सब जो है नेहरू की पूजा करेंगे मोदी जी, उस गद्दार जो है वो गांधी की पूजा करेंगे मोदी जी। तो बताइए ये देश सुरक्षित कैसे रहेगा? तो खैर, अब ये जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम की है कि इनको नस्ल में नाबूद करना है, मत पेटी पर। इससे जरा भी डिगना नहीं है। तो इनको शून्य करना है, इनको शिकस्त देना है, और इन काले अंग्रेजों को भारत की पावन धरती से इनका नामो निशान मिटाना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ, अच्छा चूंकि इतना उद्गार रहता है, देखिए वो लंबा हो गया तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।